नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस एरा में। दोस्तों, मैं आगे लेकर चल रहा हूं अपने मेडिवल इतिहास को, यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास को। दोस्तों, मध्यकालीन भारत के इतिहास को आगे ले जाते समय मैंने पिछली क्लास में यह बात कही थी कि मैंने जो बताया था आपको, वो ये बताया था कि किस प्रकार से कासिम भारत को यानी सिंध प्रांत को जबरदस्त तरीके से जीत लेता है। वो न केवल दाहिर को बुरी तरीके से रावण के युद्ध में पराजित करता है, बल्कि समस्त सिंध को वो जीत लेता है। दोस्तों, वो देवल से भारत में प्रवेश करता है, देवल को जीतते हुए भारत की तरफ आगे बढ़ता है और रावण के युद्ध में उसके बाद ब्राह्मणाबाद को हराते हुए और उसके बाद अंत में अरोर को जीतते हुए वो अंत में अपनी फतह को हासिल कर लेता है। तो दोस्तों, जब इसकी ये फतह हासिल हो जाती है तो दोस्तों ये उसका अंत नहीं होता, क्योंकि उसके बाद उसको एक और जबरदस्त जीत हासिल करनी होती है। दोस्तों, वो जीत होती है मुल्तान की जीत। पहली बात तो हम लोग मुल्तान का जो एक राजनीतिक जो परिदृश्य है, राजनीतिक मैप है, उसको चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, दरअसल ये जो मुल्तान है ये उत्तरी पाकिस्तान का एक हिस्सा है, जबकि कराची और देवल जो है वो दक्षिणी पाकिस्तान यानी आपके अरब सागर से जुड़े हुए माने जाते हैं या देखे जाते हैं। तो दोस्तों, जब वो प्रवेश करता है तो देवल से प्रवेश करता है, देवल से अपनी जीत को हासिल करता है, जबकि वो कराची मुल्तान की ओर बढ़ता है और मुल्तान को जीतने का काम करता है और कश्मीर की ओर आगे बढ़ने का काम करना चाहता है। इसकी इच्छाएं ऐसी कुछ होती हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। क्यों सफल नहीं होता उसके बारे में भी हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे, परंतु सबसे पहले हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कासिम की मुल्तान विजय के बारे में। साथ ही साथ हम लोग आज चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स कासिम की मृत्यु के बारे में, क्योंकि कासिम की मृत्यु की एक बहुत बड़ी एक कहानी जैसी है, क्योंकि इसके बारे में भी बहुत सारे इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। तो दोस्तों, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कासिम की मुल्तान विजय के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं उसकी अंतिम विजय भी साबित होती है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि 712 में जब रावण का युद्ध होता है और कासिम दाहिर को पराजित करके समस्त सिंध पर अपना अधिकार कर लेता है, उसके पश्चात उसकी इच्छाएं, जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो भरती नहीं है। तो वो क्या करता है, अपना साम्राज्य स्थापित करता है, अपने राजाओं को वहां पर बैठालता है, अपने अधीन कुछ सामंतों को वहां पर बैठालता है और बढ़ चलता है दोस्तों वो मुल्तान की ओर। मुल्तान की ओर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल किनारे किनारे ही होकर के ऊपर बढ़ता है कश्मीर की तरफ। तो दोस्तों, मुल्तान जो है पाकिस्तान का उत्तरी हिस्सा है। यहाँ पर दोस्तों जब वो बढ़ता है तो सबसे पहले इसकी एक समस्या सामने आती है कि उसे रास्ते पर भी उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। प्रतिरोध जो उसके काम में आड़े आ रहे थे, क्योंकि जब वो रास्ते के लिए आगे बढ़ता था तो जो वहां की स्थानीय आबादी थी, स्थानीय जनता थी, वो उसे आगे बढ़ने पर रोक रही थी। दोस्तों, ये एक बड़ी जबरदस्त समस्या थी उसके सामने, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम को वो झेल सकता है। पहली बात, वो इतने बड़े युद्ध को झेल करके आए, क्योंकि 712 में ही उसने वो रावण का युद्ध जीता था, तो बहुत अधिक समय नहीं हुआ था, 713 का टाइम था और वो आगे बढ़ चुका था। इस दौरान उसकी सेनाओं ने भयंकर लूटपाट को अंजाम दिया था, काफी लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, तो थकान जो थी वो काफी ज्यादा हावी थी उसकी सेना पर। परंतु उसके जो हौसले थे वो बहुत ज्यादा बुलंद थे और वो बिल्कुल तनिक भी देरी नहीं करना चाहता था मुल्तान को जीतने के लिए। इसलिए अपनी सेना को तैयार करके वो तुरंत आगे बढ़ता है, परंतु रास्ते पर उसे बहुत भीषण प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, खैर बढ़ता है वो आगे, लेकिन उसके पास एक सबसे बड़ी जो पॉजिटिव चीज होती है वो क्या होती है, उसकी सेना। दोस्तों, आपको पता है कि वो अपने साथ एक बहुत ही बड़ी सेना को लेकर के रावण के युद्ध में लड़ा था, जबकि जीतने के बाद उसके पास और बड़ी सेना और साथ में साथ हथियार यानी उच्च क्वालिटी की सारी चीजें उसके पास सामग्री उसको प्राप्त हो चुकी थी, क्योंकि उसने जीत हासिल कर ली थी। विपक्षी खेमों को यानी जो अपनी पराजित सेना थी उसको भी काफी लोगों को उसने अपना गुलाम बना लिया था और अपनी सेना में शामिल कर लिया था, जिस कारण वो लगातार आगे बढ़ता हुआ चल रहा था। जितने भी प्रतिरोध रास्ते में हुए, जो स्थानीय जनता थी, स्थानीय निवासी थे, वो लोग प्रतिरोध जो कर रहे थे, या छोटे मोटे कुछ राजा थे जो प्रतिरोध कर रहे थे, उन सभी को वो लगातार पराजित करते हुए आगे बढ़ता चला गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से वो अपने उच्च मनोबल और बड़ी सेना के साथ वो वहां से जीतता हुआ आगे बढ़ता है मुल्तान की ओर। दोस्तों, मुल्तान की विजय उसकी जीवन की अंतिम विजय है। आपको एक बात याद रखना है, एग्जाम जब होता है तो एग्जाम में कासिम की विजयों को क्रम से लगाने के लिए पूछा जाता है कि उसके जो विजय का क्रम है उसको कृपया अपने क्रम से लगाएं। सबसे पहले विजय कौन सी थी, फिर कौन सी थी। तो आपको जितनी भी मैंने विजय बताई है आपको सभी को याद रखना है। सबसे अंतिम विजय इसकी दोस्तों मुल्तान होने वाली है। दोस्तों, अब मैंने आपको कई बार बोला है कि दाहिर की पराजय का एक महत्वपूर्ण कारण उसके देश के कुछ देशद्रोहियों का होना भी था। पुनः एक बार वही स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यहां पर एक बार फिर से एक देशद्रोही सामने आता है। दोस्तों, जो किला होता है मुल्तान का, वहां पर प्रवेश करने के लिए दाहिर कासिम की सेना को काफी महत्वपूर्ण, काफी जोरदार प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। वो वहां पर चढ़ नहीं सकता, उसे वहां पर बाहर बैठना पड़ता है डेरा डाल करके, और काफी लंबे समय तक पुनः एक बार उसको बैठना पड़ता है। यहाँ पर एक बार फिर भूमिका सामने आती है एक देशद्रोही की। वो करता क्या है, वो करता ये है कि
वो अपने देश के यानी अपने किले के अंदर जाने वाली जो आंतरिक जलीय जो मार्ग होता है, जो पानी का रास्ता होता है, जिसके माध्यम से उस पूरे किले के अंदर पानी का सप्लाई होता था दोस्तों, वो उस पानी का रास्ता उसको बता देता है। आप सोचिए कि जो जल होता है वो एक इंसान की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, सबसे बेसिक आवश्यकता होती है, और उस देशद्रोही के द्वारा उसका जो सीक्रेट मार्ग होता है जल का, उस सप्लाई जो होती है पूरे किले के लिए पानी की, वो उसको कासिम के द्वारा बता दी जाती है, मतलब कासिम को बता देता है वो। ऐसी स्थिति पर कासिम बिना देर किए उस मार्ग को काट देता है, जल के मार्ग को काट देता है और अवरोध उत्पन्न कर देता है वहां पर पानी के सप्लाई करने में। कुछ समय के बाद उस किले के अंदर पानी की कमी उत्पन्न हो जाती है, लोग पानी से मरने लगते हैं, जिस कारण से वहां के लोगों को बाहर आना पड़ता है। आप समझ लीजिए, किला सबसे सुरक्षित एक मार्ग था। इतिहास में आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दोस्तों मिलेंगे जहां पर आप किले को देखेंगे और हम ये मानते हैं कि किला बहुत सुरक्षित है, परंतु दुश्मनों की विजय फिर भी हुई वहां पर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो हमेशा प्रयास करते थे कि हम यहाँ पर डेरा डाल के बैठे रहेंगे और तब तक इंतजार करेंगे जब तक इनका राशन पानी यानी जो सप्लाई हो रही है, चाहे वो भोजन की हो, चाहे वो जल की हो या अन्य महत्वपूर्ण चीजों की हो, वो उसको हम रोक देंगे। यही काम यहां पर भी होता है और ऐसे इतिहास में बहुत सारे उदाहरण आपको आगे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यहां पर वही काम हुआ, जल का उसने मार्ग रोक दिया, अवरोध उत्पन्न कर दिया, जिस कारण से कुछ समय के बाद लोगों के अंदर हाहाकार मच गया किले के अंदर और लोगों को बाहर आना पड़ा। बहुत अधिक वक्त नहीं बीता दोस्तों, और इस प्रकार से एक देशद्रोही के कारण, पुनः एक देशद्रोही के कारण अपना मुल्तान राज्य पुनः लूट लिया गया। दोस्तों एक बहुत ही बड़ी लूट को अंजाम दिया गया। कहा जाता है कि इस लूट के बाद मुल्तान को स्वर्ण नगर कहा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है कि कासिम की कौन सी विजय को यानी किस राज्य की विजय को स्वर्ण नगर के नाम से या स्वर्ण विजय के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये इसकी जो महत्वपूर्ण विजय थी वो मुल्तान की वजह थी। इतना अधिक वहां पर धन था, इतनी अधिक समृद्धि थी उस जगह पर कि उसे लूटते लूटते काफी वक्त बीत गया। इसीलिए कासिम ने स्वयं को बड़ा ही भाग्यशाली माना, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने सिंध को जीत करके सबसे बड़ी फतेह हासिल कर दी है, परंतु उसके लिए सबसे बड़ी फतेह जो होती है वो मुल्तान की होती है। दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि इतनी जबरदस्त लूट होती है कि वहां पर उसके पास अन्न धन की, इसके अतिरिक्त जो भी समृद्धि होती है, जो भी सोना चांदी, इन सभी की कोई कमी नहीं रहती, और इस प्रकार से जीत करके अपनी अंतिम जीत को वो अंजाम दे देता है दोस्तों। तो आप समझ लीजिए कितने बड़ी फतेह को हासिल कर चुका था, और कासिम की अरबों ने शुरुआत कैसे करी थी, किस प्रकार से उन्होंने लूटना शुरू किया था, और अंत में किस प्रकार उनको अंतिम विजय की प्राप्ति होती है। दोस्तों ये विजय कब प्राप्त होती है, आपको याद रखना है, 713 ईस्वी में मुल्तान की विजय को हासिल कर लिया जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से कासिम ने जीत लिया। कासिम मात्र 17 वर्षीय बालक था जब वो भारत में प्रवेश करता है, और 713 का टाइम है जब उसकी उम्र मुश्किल से 18 या 19 साल की थी, लेकिन वो उस 18 से 19 साल की उम्र में ही वो इतनी बड़ी जीत को अंजाम देता है। सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों। उसकी जो जिंदगी थी, उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे मुकाम को हासिल किया, अपनी बहुत बड़ी बड़ी फतहों को हासिल किया, और उसकी जो जीवन था वो 20 वर्ष का भी दोस्तों नहीं था, 20 से 21 वर्ष का दोस्तों उसका कुल जीवन था। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं उसकी एक सबसे महत्वपूर्ण कहानी की, जो सबसे रोचक कहानियों में गिनी जाती है, वो है उसकी मृत्यु की कहानी। दोस्तों इस प्रकार से उसने अपनी महत्वपूर्ण विजय को हासिल किया, परंतु अब उसकी मृत्यु की बात हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों बात है ये 715 से 716 के आसपास की, क्योंकि इतिहासकार कभी कुछ मानते हैं कि 715 में उसकी मृत्यु होती है, जबकि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि 716 में उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों कहा जाता है कि कासिम की मृत्यु के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण कहानियां जो है वो प्रचलित हैं इतिहासकारों के मन में। कोई किसी को मान्यता प्रदान करता है और कोई किसी अन्य कहानी को मान्यता प्रदान करता है। चलिए वो आपके ऊपर है कि आप किसको मानते हैं, परंतु चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि कहानियों के बारे में। दोस्तों पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब ब्राह्मणाबाद के किले को जीतने के बाद, अरोर के किले को जीतने के बाद जब कासिम वहां पर फतेह हासिल करता है, तो वहां पर वो परमाल देवी और सूर्य देवी नामक दो बहनों को वो अपहरण कर लेता है या उनको ले लेता है। उनको वो लेकर के वो खलीफा के पास भिजवाता है, और ये दोनों कौन होती हैं कि दाहिर की पुत्रियां होती हैं दोस्तों। तो अपनी दाहिर की दोनों पुत्रियों को वो अपहरण करके या उनको गिरफ्तार करके, आप जैसा भी बोल दीजिए, वो तुरंत खलीफा के पास भिजवा देता है अरब राज्य में। दोस्तों खलीफा उस वक्त वहां पर होते हैं वाहिद। दोस्तों मैंने उनके जो खलीफा होते हैं उनका नाम होता है वाहिद। कहीं पर आपको इन्हीं का नाम देखने को हमेशा मिलता है, और उनका जो संबंध होता है वो उमैयद खिलाफत से होता है, मैंने पीछे आपको बताया भी था। तो दोस्तों ये वाहिद खलीफा के पास ये दोनों बहनें वहां पर प्रस्तुत की जाती हैं, और दोनों को सामने खड़ा देख करके वाहिद उनसे प्रश्न करता है। दोस्तों यहाँ पर ये जो कहानी है मैं आपको बता रहा हूँ कि होता क्या है कि सूर्य देवी और परमाल देवी होती हैं, ये उनसे ये बोलती हैं कि कासिम के द्वारा उनका बलात्कार किया गया है, उनके साथ बलात्कार किया गया है।
तो जब इस बात को सुनता है खलीफा वाहिद तो वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है और ऐसी स्थिति पर वो क्या करता है, वो तुरंत वहां से आदेश देता है कि कासिम को वहां से बैल की खाल में सिल करके तुरंत वहां पर पेश किया जाए। आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो बैठा हुआ है अरब के अंदर, और उसने आदेश दे दिया है कि सिंध प्रांत में भारत में बैठा हुआ उनका जो एक सामान्य सा एक नुमाइंदा था, वो उसको यहाँ पर बैल की खाल में सिल करके यहाँ पर तुरंत प्रस्तुत किया जाए। ये जब खबर सुनता है छोटा सा कासिम, क्योंकि उसकी उम्र बहुत अधिक नहीं होती है, वो उस खबर को सुनने के बाद तुरंत उनके आदेश का पालन करता है, स्वयं को वो बैल की खाल में सिलवा करके वहां पर प्रस्तुत करवा देने की कोशिश करता है। दोस्तों आपको पता है क्योंकि उस वक्त जो यातायात के साधन थे वो बहुत तेज नहीं थे, जिस कारण से वहां तक पहुंचने में काफी लंबा वक्त लग जाया करता था। और 2 दिन के अंदर ही दोस्तों कहा जाता है, जब वो बैल की खाल में सिल दिया जाता है तो आपको पता है 2 दिन के अंदर ही कासिम की उस खाल के अंदर मृत्यु हो जाती है। तो ये जो कहानी है ये प्रचलित है कासिम की मृत्यु के संदर्भ में, जो कि बड़ी रोचक सी सुनने में लगती है। क्या होता है कि जब उसकी जो डेड बॉडी होती है वो बैल की खाल में सिल करके जब खलीफा के सामने प्रस्तुत की जाती है, वाहिद के सामने प्रस्तुत की जाती है, तो ये उसकी डेड बॉडी को देख करके दोनों बहनें संतुष्ट होती हैं और उनको ये महसूस होता है कि उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला ले लिया। जब वो इसको देख लेती हैं तो वो तुरंत उनसे खलीफा के सामने यह एक्सेप्ट कर लेती हैं, इसको मान लेती हैं, स्वीकार कर लेती हैं कि कासिम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, कासिम ने उनके साथ कोई भी गलत काम नहीं किया था, यानी कासिम जो था वो निर्दोष था। जिस कारण से खलीफा वाहिद को काफी अधिक क्रोध आता है और वो तुरंत आदेश देते हैं कि दोनों बहनों को घोड़े की पूंछ पर बांध करके तब तक घसीटा जाए जब तक कि दोनों की मृत्यु न हो जाए। तो इस प्रकार से दोनों बहनों की भी मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार से कासिम की मृत्यु का भी अंत हो जाता है, यानी कासिम की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों एक बहुत बड़े जीवन का अंत हो जाता है। दोस्तों अधिकांश इतिहासकार इस कहानी को क्या मानते हैं, मनगढ़ंत मानते हैं। वो कहते हैं कि ये कहानी जो है वो मन से बनाई हुई है, इसको इस प्रकार से बनाया गया है ताकि सुनने में और कहने में ये काफी रोचक लगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतिहास को अपने हिसाब से लिख सकता है और उसे बाद में पढ़ने वाला व्यक्ति उसे ही सत्य मान लेगा, ये आप भी मानते हैं। तो दोस्तों यही वो हुआ। जबकि दूसरी जो कहानी दोस्तों उसे काफी अधिक प्रमाणित माना जाता है। दोस्तों वो कहानी क्या है, चलिए उसकी बात की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कासिम था उसके गुरु का नाम हज्जाज था। तो उसके गुरु जो थे उनके बहुत मधुर संबंध थे खलीफा वाहिद के साथ, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासों में ये भी बताया था। तो खलीफा वाहिद के साथ उनके मधुर संबंध थे, जिस कारण से उसे सिंध प्रांत पर अटैक करने के लिए काफी बार परमिशन भी प्राप्त हो गई थी। उसने अटैक भी किया था, आपको मैंने ये भी बताया था। तो दोस्तों होता क्या है कि खलीफा वाहिद की मृत्यु हो जाती है और खलीफा वाहिद की मृत्यु होने के पश्चात वहां का नया खलीफा बनता है खलीफा सुलेमान, जो कि वाहिद का ही ब्रदर होता है, यानी भाई होता है। दोस्तों जब ये खलीफा सुलेमान वहां का खलीफा बनता है, नया शासक बन जाता है, तो उसके मन में जो प्रेम मतलब जो भावना वाहिद की हज्जाज के प्रति होती है वो भावना उसकी सुलेमान के प्रति नहीं होती। हज्जाज जो होता है वो सुलेमान से काफी अधिक नफरत करता था, वहीं सुलेमान भी हज्जाज से काफी अधिक नफरत करता था। वो चाहता ये था कि उसने तुरंत आदेश दिया कि खलीफा सुलेमान के द्वारा यह आदेश दिया गया कि हज्जाज की तुरंत मृत्यु कर दी जाए, अर्थात हज्जाज को उसके परिवार सहित मार दिया जाए। तुरंत इस बात को अंजाम दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है सुलेमान जो था वो खलीफा था, उसके पास सबसे अधिक पावर थी, काफी अधिक शक्ति थी, जिस कारण से हज्जाज को उसके परिवार सहित मारने का आदेश दे दिया जाता है और इस प्रकार से हज्जाज को मार दिया जाता है। क्योंकि आपको पता है जो कासिम था वो हज्जाज का दामाद भी था और उसका भाई भी था, जिस कारण से उसको भी काफी बुरी तरीके से यातना देकर के मेसोपोटामिया भेज दिया जाता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है कासिम की। तो दोस्तों ये 2 महत्वपूर्ण कहानियां थी कासिम की मृत्यु के संदर्भ में। मुझे उम्मीद है आपको मजा आई होगी इस कहानी के बारे में सुन करके, परंतु ये कहानी जो थी आपको मैंने बताई ये एक मनगढ़ंत कहानी मानी जाती है, जबकि इस कहानी को काफी अधिक लोग प्रमाणित मानते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कासिम की मृत्यु के संदर्भ की और उसकी मुल्तान की वजह के बारे में। दोस्तों अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं एक अन्य महत्वपूर्ण चीज के बारे में कि किस प्रकार से यहाँ पर जो हार होती है इसके कारण क्या हो सकते हैं, सिंध की हार के कारण। साथ ही साथ हम लोग चर्चा करेंगे कि जो उसकी नीतियां थी, कासिम की नीतियां थी, जो राज्य को शासन चलाने की जो नीतियां थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे और महत्वपूर्ण एक और चर्चा हमारी होगी वो होगी कि जो जजिया कर की जो बात होती है, क्योंकि जजिया कर की जो स्टार्टिंग होती है वो सबसे पहले मानी जाती है कासिम के द्वारा ही। तो जजिया के कर की जो स्टार्टिंग होती है वो किस प्रकार से होती है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास।
आपको ये क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग अपने मेडिवल हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, इसलिए हमें क्लासेस काफी लंबी हो रही हैं, बट हम इसको हर चीज को आपको हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों अगली क्लास में हम लोग कासिम के पूरे चैप्टर को अंत कर देंगे, उसका अंत कर देंगे, और दोस्तों हम लोग प्रवेश करेंगे अगली आने वाली क्लासों में हम प्रवेश करेंगे कासिम गजनवी के बारे में, और हम लोग चर्चा करेंगे गजनवी के भारत के प्रवेश के संदर्भ में। दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय